सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जल्दी ही हमारा आने वाला है प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वाला लेक्चर आप अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस सेशन में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको जेनेटिक कोड से लेके कोशिश करूँगी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी आपको दिए जा सकें। तो कुछ चीज़ें बहुत बेसिक रहेंगी। चलिए आइए जानते हैं हम जेनेटिक कोड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक कोड के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। जेनेटिक कोड जो है वो एक ट्रिपलेट कोड है। कम से कम 3 कोडोन जो हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कोड करते हैं जेनेटिक कोड को। ईच जेनेटिक कोड कैसा है? ट्रिपलेट कोड है और कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड ज़रूरी होते हैं एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, एक अमाइनो एसिड कोई भी आप स्पेसिफाई करेंगे तो उसमें आपको कम से कम 3 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे ए यू जी में ए यू जी 3 अलग अलग ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं जुड़े रहते हैं पेंटोज शुगर के साथ थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ए यू जी एग्जैक्टली हमारे पास 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हैं और ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे जो कि हमारे पास होता है मिथ्योनिन। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है कि एक जो ट्रिपलेट है वो किसी एक अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई करेगा। अगर मैंने कहा ए तो ए सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा और दूसरे किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। कॉमालेस होते हैं। हमें जेनेटिक कोड के बीच में कभी भी कोई पंक्चुएशंस देखने को नहीं मिलती हैं। फिर एक और आता है कि डीजेनरेशन। जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेटेड है। मतलब हम ये तो समझ गए कि अनएम्बिगुअस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अनएम्बिगुअस और डीजेनरेसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ट्रिपलेट किसी एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। वहीं डीजेनरेसी का मतलब होता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। याद रखिए, एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी कोडोन होंगे उसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। तो वो सारे कोडोन काम कर रहे हैं एम्बिगुअसली। लेकिन डीजेनरेसी क्या हो गया कि उस कोडोन के लिए, उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए मैं ये कहूँगी मोर देन 1 अमाइनो एसिड होगा यहाँ पे। मीन्स दैट 1 अमाइनो एसिड, ओके, 1 अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन जो हैं वो हो सकते हैं। The different codon for a given amino acid are said to be synonymous। देखिए, एक अमाइनो एसिड के लिए ही बहुत सारे कोडोन, बहुत सारे, इतने भी बहुत सारे नहीं होंगे, जैसे 2 3 4 5 6 जितने भी कोडोन हमें किसी एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए मिलते हैं, तो वो सारे के सारे कोडोन्स जो हैं उनको हम सिनोनिम कह देते हैं एक दूसरे का। ठीक है, अब देखिए अमाइनो एसिड और उनके सिनोनिम कोडोन, ये आपको पता याद रखना होता है क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। पहले तो आपको सारे के सारे अमाइनो एसिड्स याद रखने होते हैं। आई होप आपको सारे के सारे अमाइनो एसिड्स याद रखने का तरीका पता है, और नहीं पता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको ट्रिक दे दी जाएगी उसको याद करने के लिए। फाइन, ओके। ल्यूसीन, सीरीन, आर्जिनिन के लिए 6 सिनोनिमस होते हैं। कितने सिनोनिमस हैं? 6 सिनोनिमस हैं। ग्लाइसिन, प्रोलिन, एलेलिन, वलीन एंड थ्रोनिन के लिए 4 हैं। आइसोल्यूसिन के लिए 3 हैं। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, हिस्टीडीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पैरेजिन, एस्पैरेटिक एसिड एंड लाइसिन के लिए हमें सिर्फ 2 सिनोनिमस कोडोन देखने को मिलते हैं।
मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए हमें सिर्फ एक ही कोडोन देखने को मिलता है। चलिए फिर से याद करिए, क्या बोला? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए हमें सिंगल सिंगल कोडोन मिलेगा। इसका मतलब डीजेनरेसी जो है इन अमाइनो एसिड पे नहीं मतलब इन पे नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक ही क्या है, एक ही कोडोन है इनको स्पेसिफाई करने के लिए। तो आराम से इन सभी को याद कर लीजिए कि कितने सिनोनिमस कोडोन हैं किस अमाइनो एसिड के लिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये याद होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। आगे देखिए, जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। अब इससे हम क्या समझते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब जो भी हमारा एक ट्रिपलेट है उससे अगला वाला ट्रिपलेट है उनको ना ऑर्डर में पढ़ा जाता है और वो ओवरलैप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास AATGCT, ये एक शॉर्ट डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें जो फर्स्ट सीक्वेंस हमको मिल रहा है AAT, ये किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, वहीं GCT जो है किसी दूसरे अमाइनो एसिड को जो है वो कोड कर रहा होगा। तो इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलता है। क्या, जल्दी से बताइए। इस तरह से हमको नॉन ओवरलैपिंग कोडोन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब सारे की सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं, जैसे कुछ हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं आपको पता है? टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास? अगर आपको नहीं पता है तो बताइए। ट्रिपल कोड है ना हमारे पास, 1 2 3, 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मिलके किसी एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। और हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 ही न्यूक्लियोटाइड है ना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाता है? 64। फिर कुछ अमाइनो एसिड जो हैं उनमें स्टार्ट कोडोन होगा और किसी के पास जो है वो स्टॉप सिग्नल होगा। कुछ अमाइनो एसिड जो होंगे उनके पास कैसा होगा? स्टार्ट सिग्नल, उनके कोडोन के पास स्टार्ट सिग्नल होगा या स्टॉप सिग्नल होगा। फॉर एग्जांपल AUG क्या है? स्टार्ट कोडोन है। और UAA, UAG, UGA आपने इस तरह से सुना होगा, उल्लू आ जा, मतलब उल्लू आ, उल्लू आ जा एंड उल्लू जा आ, इस तरह से याद करवाया जाता है ये। ठीक है, तो ये स्टॉप सिग्नल कोडोन हो जाएंगे। अब ये 3 कोडोन जो हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये हैं स्टॉप कोडोन्स। तो कोडिंग जो हमारे पास जो कोड करेंगे किसी अमाइनो एसिड को, वो हमारे पास कितने आते हैं? 61 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कोड करेंगे। एग्जैक्टली 61 जो हमारे पास कोडोन्स रहेंगे टोटल, हम ये बोल सकते हैं वो क्या करेंगे? कोड कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को। लेकिन उल्लू आ ये मतलब UAA, UAG एंड UGA जो है ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। जो हमारे पास जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि जेनेटिक कोड जो है एक अमाइनो एसिड के लिए अगर AUG है तो वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी में AUG ही जो है वो क्या होगा? स्टार्ट कोडोन होगा। और मिथ्योनिन को अगर वो, मतलब ज़रूरी नहीं है वही स्टार्ट कोडोन होगा, मतलब अगर AUG एक ऑर्गेनिज्म में मिथ्योनिन को एनकोड करता है तो वो सारे ऑर्गेनिज्म में मिथ्योनिन को ही एनकोड करेगा। ये है यूनिवर्सल का मतलब कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि UAG अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है? एक स्टॉप कोडोन है और ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये पायरोलाइसिन को जो है ये कोड करता है। वहीं UGA ये सेलेनोसिस्टीन को कोड करता है। तो यूं तो हम जानते हैं पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन आपको पता है ना, जनरली हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 जैसे सेलेनोसिस्टीन एक और कहा जाता है और पायरोलाइसिन, तो ये 2 और एडिड हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास इन जनरल 20 अमाइनो एसिड ही होते हैं जिनमें ये UAA, UAG, UGA किसी को भी एनकोड नहीं करते हैं, लेकिन UAG
किसको एनकोड कर सकता है? पायरोलाइसिन को। और UGA मतलब UGA कोड कर पाता है सेलेनोसिस्टीन को। देखिए कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पढ़ते हैं। UGA क्या है? यूनिवर्सल कोड है स्टॉप के तौर पे कि बस रोकेगा, लेकिन अनयूजुअल कोड क्या कर सकता है? ये ट्रिप्टोफैन को भी कोड कर सकता है। यहाँ तो हमने पढ़ा कि UGA जो है वो सेलेनोसिस्टीन को एनकोड कर सकता है। वहीं माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली आप याद रखिए, माइकोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में UGA किसको एनकोड करता है? क्या एनकोड करता है? क्या स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है? नहीं, ये अनयूजुअल कोड जो है कई बार करता है ट्रिप्टोफैन को इन माइकोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पाइरोप्लाज्मा। फिर CUG आता है। CUG ऐसे ल्यूसिन के लिए यूनिवर्सल कोड है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो यीस्ट में होंगे वहां ये थ्रोनिन को एनकोड करता है। UAA, UAG अगेन स्टॉप कोडोन है, लेकिन ये ग्लूटामाइन को एनकोड करेगा एसिटाबिलरिया, टेट्राहाइमिया एंड पैरामीशियम में। और UGA अगेन यूनिवर्सल कोड, हमें पता है कि ये स्टॉप कोडोन है, लेकिन ये सिस्टीन को एनकोड करता है यूप्लोट्स में। ओके, तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेंगे आप। UGA, UGA हमने क्या क्या पढ़ा? UGA को लेके हमने पढ़ा कि ये सेलेनोसिस्टीन को एनकोड कर सकता है, ये माइकोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरोप्लाज्मा में ट्रिप्टोफैन को एनकोड कर सकता है, और यूप्लोट्स में ये सिस्टीन को भी एनकोड कर सकता है। तो ये आप याद रख लेंगे UGA के बारे में, जो कि एक स्टॉप कोडोन है, उसके बावजूद कई बार वो एक यूनिवर्सल कोड की तरह काम नहीं करता है, कुछ अलग अमाइनो एसिड को एनकोड कर सकता है। याद रख लीजिए, सेलेनोसिस्टीन, tryptophan in mycoplasma, mitochondria of many species and spiroplasma, and cysteine को एनकोड करेगा ये यूप्लोट्स में। वहीं हमारे पास जो दो और स्टॉप कोडोन बच गए, UAA, UAG, दोनों ही स्टॉप हैं, दोनों ही ग्लूटामाइन को एनकोड कर सकते हैं एसिटाबिलेरिया, टेट्राहाइमिया एंड पैरामीशियम में। और CUG किसको एनकोड करता है? ल्यूसीन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो यीस्ट में है वहां ये थ्रोनिन को एनकोड कर सकता है। देखिए ये है कोडिंग डिक्शनरी, फाइन। और यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशंस हैं 5 प्राइम एन की तरफ, ये 3 प्राइम एन की तरफ हमने लिए, और ये सेकंड पोजीशंस है। आप अपने दिमाग में अगर कभी देखिए क्वेश्चन आता है, ये याद करना पड़ता है, जानते हैं आप, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे? न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लें। अगर आपने किया होगा, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि मैम हम डेफिनेटली ये लर्न करेंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन देते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली मैं जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हूँ वो रखूंगी प्रैक्टिस सेशन में, और अच्छे क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगी। तो जो स्टूडेंट ये लर्न कर रहे हैं अच्छे से, उनके लिए मैं भी जरूर मेहनत करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मैम हम ये डेफिनेटली लर्न करेंगे जो कोडिंग डिक्शनरी है, और किसके लिए कितने कोडोन हैं, सिनोनिमस कितने हैं, ये भी लर्न करेंगे। आप बस अच्छे न्यूमेरिकल्स रख दीजिएगा। ओके, तो देखिए ये यू एंड यू, तो ये यहाँ पे होगा यू एंड यू इधर से भी C आ गया, ठीक। अब ये यू इधर से A आ गया, यू और इधर से G आ गया, ठीक है। तो ये तो लिखने को तो आसान है, आप पूरा इसको बना देंगे, ठीक है। जैसे U दूसरा नंबर पे आया ना, फिर ये फर्स्ट पोजीशन U, सेकेंड पोजीशन C, थर्ड पोजीशन C, ओके। फर्स्ट पोजीशन U, सेकेंड पोजीशन C, थर्ड पोजीशन A, फर्स्ट पोजीशन U, सेकेंड पोजीशन C, थर्ड पोजीशन G। इस तरह से तो आप बना लेंगे। लेकिन फिनाइल अलेनिन को कौन एनकोड करता है? चलिए ध्यान से देखते हुए चलते हैं। फिनाइल अलेनिन यू एक तो हो गया, दूसरा UC, ठीक है। यू एंड UC फिनाइल अलेनिन। फिनाइल अलेनिन के लिए कितने सिनोनिमस हैं? 2। ल्यूसिन के लिए देखिए टोटल कितने हैं? 6। आइसोल्यूसिन के लिए कितने हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। मिथ्योनिन के लिए 1 ही है। वेलिन के लिए कितने हैं? 4। सीरीन के लिए कितने हैं? जल्दी से बताइए। सीरीन के लिए 4 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6।
सीरीन के लिए 6 हैं और ल्यूसीन के लिए भी कितने हैं, 6 सिनोनिमस हैं। प्रोलिन के लिए कितने हैं, ये हो गए आपके पास 4, थ्रेओनिन के लिए कितने हो गए 4, एलेनिन के लिए कितने हो गए 4, टायरोसिन के लिए 2, ये 2 स्टॉप कोडोन है, हिस्टिडीन के लिए 2, ग्लूटामाइन के लिए 2, एस्पैराजिन के लिए 2, लाइसीन के लिए 2, एस्पार्टिक एसिड के लिए 2, ग्लूटामिक एसिड के लिए 2, सिस्टीन के लिए 2, ये स्टॉप कोडोन आ गया, और ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही है। आर्जिनिन के लिए 4 हैं या 6 हैं, आर्जिनिन के लिए 6 हैं, ये देखिए 2 यहाँ पे हैं, ठीक है, और ग्लाइसिन के लिए हमारे पास कितने हैं, 4 आ गए, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं। पहली बात तो किसके लिए कितना है, प्लस कौन किसको एनकोड करता है, फाइन, कौन किसको एनकोड करता है ये भी ज़रूर याद रखना है, कौन किसको एनकोड करता है ये ज़रूर याद रखना है। देखिए यू से तो आप चलो समझ भी जाएंगे कि यू फिनाइलएलानिन। कई बार हम क्या करते हैं ना कि थर्ड पोजीशन का हम समझते हैं कोई फर्क नहीं है मैक्सिमम टाइम, और इसको भी फिनाइल कर सकते हैं, यू ए को और यू जी को भी। तो याद रखिए यू एंड यू सी ही हैं जो फिनाइल एलिनिन को एनकोड करेंगे, यू ए यू जी जो है वो ल्यूसिन को एनकोड करेगा, और सी जो हमारे पास सी से जितना भी यहाँ पे है सी यू सी, आप अपने दिमाग में उस टाइम लाने की कोशिश करेंगे कि ओके ल्यूसिन के लिए है सी, ओके। यहाँ एक तरफ या ऐसे भी कर सकते हैं, आप फटाफट से ये चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन किस पोजीशन पे है। तो दैट्स हाउ आप इसको याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा एफर्ट। ये तो हम बात करते हैं कोडोन बायस के बारे में। कोडोन बायस एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और अब कहते हैं कि पर्टिकुलर टीचर जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बायस्ड रहते हैं, तो उसी तरह से कोडोन बायस क्या होता है, इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट different organisms have differences in the frequency of occurrence of synonymous codon in their coding DNA, meaning that some codons are frequently used in particular organisms. मतलब ये है कि जो कोडोन बायस होगा मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है सिनोनिमस जो हमारे कोडोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहेगी। कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ कोडोन्स जो हैं हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कुछ कम देखने को मिलेंगे, वहीं जो एक ऑर्गेनिज्म में हमको कम दिखाई दे रहे हैं वो किसी दूसरे में हमें ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, अगर किसी पेप्टाइड में सीक्वेंस है थ्रेओनिन, एलिनिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, एस्पेरेजिन, तो इंडिकेट करिए कि एक वाई मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज पॉसिबल, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्यों पॉसिबल है, और आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, अगर आपको आता है आप समझ पाए हैं थोड़ा भी तो करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, नहीं समझ आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक से ज्यादा क्यों पॉसिबल होंगे, तो डीजेनरेसी की वजह से, और दूसरी का आंसर देखिए, ये आपके पास सीक्वेंस दिया है थ्रेओनिन, एलिनिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, हिस्टिडीन, एस्पैराजिन। अब आप देखिए थ्रेओनिन के कितने सिनोनिमस है, आप ध्यान जल्दी से देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, थ्रेओनिन वेयर इज देयर इज थ्रेओनिन 4, ओके। एलिनिन के कितने हैं 4, फिर ग्लूटामिन जो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है कितने हैं 2 हैं। ग्लाइसिन के हमारे पास कितने होते हैं, ग्लाइसिन के हमारे पास 4 हैं। प्रोलिन के कितने हैं, प्रोलिन को ढूंढिए जल्दी से, प्रोलिन कहाँ है, कहाँ गया प्रोलिन, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ है। प्रोलिन के जो है आपके पास 4 हैं। हिस्टिडीन और एस्पैराजिन के आप जैसे एस्पैराजिन के आपके पास 2 होते हैं और हिस्टिडीन के भी 2 ही होते हैं, तो ये टोटल बनेगा 2048। इसलिए आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2048 बन जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इससे बेटर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा, और मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसा कि मैंने कहा है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कैसे ही कोड को क्रैक किया गया था, तो निरनबर्ग और मथाई ने 1961 में एक सेल फ्री कल्चर यूज किया था
कोडोन को इल्यूसिडेट करने के लिए। सेल फ्री कल्चर मतलब कि सेल के अंदर नहीं उन्होंने कोई mRNA, मतलब सेल का यूज नहीं कर रहे थे, वो टेस्ट ट्यूब में उन्होंने आरएनए का सिंथेसिस किया था। देखिए उन्होंने आरएनए टेम्पलेट यूज किया, राइबोसोम यूज किया, न्यूक्लियोटाइड यूज किया, अमाइनो एसिड स्टेबलाइजिंग एजेंट और एनर्जी, बहुत कुछ यूज किया जिससे कि उनको क्या मिल पाता, जल्दी से बताइए, जिससे कि उनको उनके न्यूक्लियोटाइड्स मिल पाते। ठीक है, उन्होंने होमोपॉलीमर आरएनए का सीक्वेंस जो है वो बनाया यू 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 करके ऐसे। अब वो तो सेल फ्री कल्चर में बना रहे थे ना, तो बिना सेल के आरएनए टेम्पलेट कैसे बनेगा? तो उन्होंने जो है आरएनए की सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम का यूज किया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का। ये जो एंजाइम है ये आरएनए पॉलीमर की सिंथेसिस कर सकता है बिना कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज किए। और ये सेम एंजाइम कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंडर आरएनए का डिग्रेडेशन भी कर सकता है। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज, ओके, जो है डाइफॉस्फेट में डिग्रेड भी कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स में उसको डिग्रेड भी कर सकता है। फाइन, तो क्या पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज से हम डीएनए आरएनए को बना सकते हैं बिना किसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज किए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर सेम एंजाइम जो है आरएनए को डिग्रेड भी कर देगा। निरनबर्ग और मथाई ने देखा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है एशेरिशिया कोलाई के सेल फ्री मीडियम में हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट्स से पॉली यू एमआरएनए बना रहा है। ठीक है, तो फिनाइल अलेनिन जो है रेजिड्यूज जो है उससे हमें मिल रहे थे। देखिए निरनबर्ग एंड मथाई फाउंड दैट दिस एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इन ई कोलाई सेल फ्री मीडियम सिस्टम मेड यूरिडीन डाइफॉस्फेट्स, क्या बना रहा था, यूरिडीन डाइफॉस्फेट इनटू अ पॉली यू एमआरएनए and phenylalanine residues were incorporated। तो ये निरनबर्ग और मथाई ने ये देखा कि ये जो एंजाइम है ये एमआरएनए में क्या बना रहा है, पॉलीयू बना रहा है, क्योंकि उन्होंने होमोपॉलीमर लिया था ना आरएनए सीक्वेंसेस का, तो आपको क्या मिला था, पॉलीयू एमआरएनए ही मिला इनको, आपको नहीं, निरनबर्ग और मथाई को पॉलीयू एमआरएनए ही मिला था। ठीक है, और वो पॉलीयू एमआरएनए जो था वो किसके लिए कोड कर रहा था, फिनाइल अलेनिन के लिए कोड करता है। पॉली यू एमआरएनए किसके लिए कोड करता है, फिनाइल अलेनिन के लिए कोड करता है। फिर उसी तरह से उन्होंने पॉली सी लिया, पॉली ए लिया, तो पॉली सी देखा उन्होंने कि पॉली सी से हमको पॉलीप्रोलिन मिलेगा, पॉली ए से हमको पॉलीलाइसिन मिलेगा। ठीक है, तो सी 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 प्रोलिन होता है, ए लाइसिन होता है, यू 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 फिनाइल अलेनिन होता है। तो मतलब उन्होंने एक ही सीक्वेंस का यूज किया, एक सीक्वेंस, अब हमको पता है ट्रिपल कोडोन है तो यू 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 इस तरह से है ना, तो सिर्फ क्या बनेगा, फिनाइल अलेनिन बनेगा। अगर वो पॉली सी का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रोलिन बनेंगे, पॉली ए का यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे लाइसिन बनेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कोपॉलीमर बनाए, मिक्स्ड कोपॉलीमर बनाए। ठीक है, तो उन्होंने मिक्स्ड कोपॉलीमर बनाने की कोशिश भी की ताकि जेनेटिक कोड को और अच्छे से जो है वो डेसिफर किया जा सके, उसको क्रैक किया जा सके। तो दे यूज 2 और मोर डिफरेंट राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट इन कॉम्बिनेशन टू फॉर्म आर्टिफिशियल मैसेज। ठीक है, तो अब उन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड का नहीं, एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड का यूज नहीं किया, उन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड यूजुअली यूज किए और 2 से ज्यादा भी यूज किए। ओके, उन्होंने कहा कि अगर वो 2 न्यूक्लियोटाइड जैसे वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हर एक, देखिए दे सेड दैट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड occurring in mRNA can be predicted if we know the relative proportion of each type of ribonucleotide diphosphate। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास आरएनए बन रहा है ना, वो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किसी राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट से लिए जा रहे हैं। जैसे आपके पास है ADPE, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ओके, फिर आपके पास है ग्वानिन डाइफॉस्फेट,
ठीक है। तो डाइफॉस्फेट से ही हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड, एक एक न्यूक्लियोटाइड ले लेंगे, मोनोफॉस्फेट जो है वो एक पर्टिकुलर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो लेंगे, उस न्यूक्लियोटाइड को मिला के जो है अपना एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है। तो जो एंजाइम पहले काम कर रहा है बिना किसी टेम्पलेट के, लेकिन उसके लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है, राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट से वो एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड बना पा रहा है। उन न्यूक्लियोटाइड को फर्दर आगे साइंटिस्ट ने जोड़ने की भी कोशिश की थी, आप देखेंगे। ठीक है। तो जो निरनबर्ग और मिठाई थे, उन्होंने कहा कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हर एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड का, जो भी मतलब एमआरएनए है, एमआरएनए में हर टाइप का न्यूक्लियोटाइड का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, इस बात को हम जान सकते हैं अगर हमें हर एक राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का रिलेटिव प्रोपोर्शन जो है वो पता होगा। समझ आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि अगर हमें जो भी हम राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट यूज कर रहे हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का अगर हमें रिलेटिव प्रोपोर्शन पता चलता है कितना है, तो हर जो एमआरएनए है, एमआरएनए में हर एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है? बताइए, जो एंजाइम हमने पढ़ा जो कि आरएनए को सिंथेसाइज कर पा रहा है, वो आरएनए को कैसे सिंथेसाइज करेगा, उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स प्रोवाइड करेंगे। और उन राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट से फिर एक फॉस्फेट को अलग कर दिया जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, हमारे पास राइबो न्यूक्लियोटाइड तो बच जाएगा ना फिर। ठीक, उन्हीं राइबो न्यूक्लियोटाइड को मिला मिला के फिर हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो कई बार जो है वो पहले तो कैसा लिया था उन्होंने, ऐसा राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट ले रहे थे जिसपे नाइट्रोजनस बेस सिर्फ क्या था, जैसे ग्वानिन ही है, जैसे साइटोसिन ही है, एक ही था, है ना, एक ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड ले रहे थे। अब वो 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड कोपॉलीमर ले रहे हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि हम 2 टाइप के ले रहे हैं, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एमआरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओके, अगर हमें उन राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का रिलेटिव प्रपोर्शन के बारे में पता है कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट जो था इतने प्रपोर्शन में डाला गया है, दूसरा राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है डाइफॉस्फेट इतने प्रपोर्शन में डाला गया है, उनका हमें प्रपोर्शन पता चल गया, तो फिर उनसे जो न्यूक्लियोटाइड आगे जाएंगे एमआरएनए में, वो पर्टिकुलर एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम पता लगा सकते हैं। देखिए, if polynucleotide phosphorylase is present with a mixture of 1 part of ADP and 5 part of CDP, देखिए क्या बोला कि अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को हमने किसका मिक्सचर दिया, एक हिस्सा है एडीपी का और एक हिस्सा है सीडीपी का, डाइफॉस्फेट होगा ना, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, तो वो क्या करेगा, अब टोटल कितना है 6, तो 1/6 रेजिड्यूज जो होंगे, पॉलीमर्स जो होंगे वो एडेनिन के, एडीपी 1, टोटल कितना है 6, तो 1/6 रेजिड्यूज हमें एडिनाइलेट के मिलेंगे और 5/6 जो है हमें 5 पार्ट था ना, टोटल 6 हमें साइटिडाइलेट के मिलेंगे। ओके, तो सच पॉलीमर हैव मैनी ट्रिपलेट्स। अब देखिए उसमें ज्यादा ट्रिपलेट जो होंगे सीक्वेंस के किसके होंगे, 5/6 जो है वो क्या, देखिए सी के सबसे ज्यादा होंगे। फिर थोड़े कम हमें देखने को मिलेंगे जहां पे 2C और 1A हो, तो ये हो गए 2C वाले और 1 वाले। और वही हमें और कम देखने को मिलेंगे जहां 2A हो और 1C हो, ऐसे हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। और टोटली ए ही हो, ये हमें और भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 1/6 पार्ट में क्या है आपके पास ए, लेकिन 5/6 पार्ट में क्या है आपके पास CDP है। इसीलिए ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, सी सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उससे कम आपको 2C और 1A मिलेगा। बहुत कम होगा कि आपको कहीं 2A दिखाई देंगे और 1 ही C दिखाई देगा, और उससे भी कम आपको क्या दिखाई देंगे,
ए वाले कोडोन दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह की फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे सकती है। देखिए पॉसिबल कंपोजिशन 3A सबसे कम बोला ना, 3A सबसे कम है। ठीक है, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई थी। तो इस तरह से सॉल्व करके आपको पॉसिबल ट्रिपलेट्स ये मिल गए। यहाँ पे फाइनल परसेंट जो है वो 0.4% आ गया। पता चल गया ना, हमें प्रपोर्शन का पता था, तो अब हमें अडेनिन न्यूक्लियोटाइड की फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। ठीक है, अब देखिए ऐसे जो हमारी पास कंपोजिशन होंगी जहां पे 2A होंगे और 1C होगा, तो 1/6 था लेकिन 2A लिखा है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 ही C है तो 5/6। इसको सॉल्व आउट करके अब 2A हैं, तो मतलब हमारे पास जो भी ट्रिपलेट बनेंगे उसमें 2A रहेंगे। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, ACA या चाहे CAA। फिर इसको 3 को इनटू करके हमें टोटल हमारा मिल गया। ठीक है, वही 2C 1A। अब जो इनका कंपोजिशन है, ए के लिए 1/6 होता है, C के लिए 5/6 हमने पढ़ा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1A है, 2C है, और यहाँ 3C है, 5/6 आपने पढ़ा, C कितने हैं, 3 है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल दी जाती है। आप समझ गए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है प्रपोर्शन कितना है, और आगे फिर आप पॉसिबल कंपोजिशंस जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब देखिए हरगोबिंद सिंह खुराना ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो हमारे आरएनए की सिंथेसिस है। इन्होंने सिर्फ ना 2 या 3 पॉलीमर्स को यूज किया, मतलब उनको पॉलीमर मिक्स बना दिया। हरगोबिंद सिंह खुराना ने जो है वो लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए। उन्होंने लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए, और उन्होंने पहली बात तो उन्होंने लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स क्यों बनाए? उन्होंने लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए ताकि वो क्या कर सकें, सारे के सारे जेनेटिक कोड को डेसिफर कर सकें। उतने अच्छे से निरनबर्ग और मठाई उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे। हालांकि ज्यादा क्रेडिट जो है वो निरनबर्ग और गोविंद सिंह खुराना को दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले क्रिएट किए डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये सब उन्होंने डाई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट नहीं बोल रही हूँ, डाई ट्राई टेट्रा न्यूक्लियोटाइड उन्होंने बनाए। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड का बना दिया, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड का बना दिया, फिर 4 न्यूक्लियोटाइड एक साथ बना दिए। फिर उन्होंने इन सब को क्या किया, जोड़ दिया। इनको पहले रेप्लिकेट करवाया, डाई ट्राई टेट्रा को रेप्लिकेट करवाया इनको भी, और जोड़ दिया। अब वो 4 न्यूक्लियोटाइड यूज कर रहे हैं, और उनको भी रेप्लिकेट करवा के और लंबा लंबा उनको जोड़ रहे हैं एंजाइम्स की हेल्प से। एंजाइम की हेल्प से तो उनको जोड़ा जा सकता है। तो फिर जब उन्होंने न्यूक्लियोटाइड, वो लंबे लंबे न्यूक्लियोटाइड बना दिए, लंबा सा आरएनए बना दिया, उस आरएनए को उन्होंने यूज किया जेनेटिक कोड को डिसिफर करने के लिए। समझ गए आप? अब देखिए वर्बल हाइपोथेसिस क्या होता है। वर्बल हाइपोथेसिस जो थी वो फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। वो बताना चाहते थे कि डीजेनरेसी का पॉसिबल काउस क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फर्स्ट 2 बेसिस होते हैं कोडोन के, उनका प्रिसाइज पेयरिंग होता है विद द बेसिस ऑफ एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, आपको पता है कि किस तरह से हमारे पास क्या होता है। देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस only first bases of the codon have a precise pairing with the bases of anticodon of tRNA, while the pairing between the third base may wobble, that is sway or move unsteadily। तो आपको पहला जैसे CC, ठीक है, CCA, CCU इस तरह से मिलता है। तो CC के लिए CC का GG तो आपको सही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो A है जरूरी नहीं है उसके लिए आपको U मिले, उसके लिए कुछ और भी मिल सकता है। ठीक है, आगे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से वॉबल हाइपोथेसिस है। 5 प्राइम एंड की तरफ को यूजुअली जो आपकी 5 प्राइम एंड की तरफ को जो आपका यूजुअली रहता है, थर्ड जो आपका रहता है ना, थर्ड बेस जो रहता है, वो जरूरी नहीं है उसकी पोजीशन जो वो सही तरीके से बेस पेयर कर पाएगा, वो रैंडमली बेस पेयर कर सकता है। ओके, ये फिनोमिनन जो है परमिट करता है सिंगल टीआरएनए को, ताकि वो एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर पाए। हालांकि 61 कोडोन्स है, 64 है, 3 किसी को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन टीआरएनए का नंबर उनसे काफी कम है। हाँ, मतलब ऐसा 35-40 टीआरएनए का नंबर होता है, और कोडोन जो है हमारे पास टोटल कितने हैं, 64 होते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है बेस इन एंटीकोडोन, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये एमआरएनए है, ये टीआरएनए है। अब देखिए 2 का बिल्कुल सही से पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ए जी जी, ए का यू से हो गया, जी का सी से हो गया, ये आपका सही से हो गया, ये 3 प्राइम वाले का सही से हो गया। जो इसका 5 प्राइम वाला है जी, ये सी से भी कर सकता है, ग्वानिन मतलब साइटोसिन से भी कर लेगा और यूरेसिल से भी कर लेगा। ठीक है, तो ग्वानिन के लिए हो गया यूरेसिल और साइटोसिन। अब देखिए साइटोसिन के लिए यूजुअली क्या होता है, ग्वानिन होता है मोस्टली। अडेनिन के लिए यूरेसिल होता है, लेकिन यूरेसिल के लिए अगेन अडेनिन और ग्वानिन कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। फिर इस तरह से आपके पास याद आता है, अगर यहाँ पे आई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये ए और सी और यू कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आप समझ गए कि इससे क्या हो रहा है, दो पोजीशंस जो हैं वो तो फाइन हम समझ रहे हैं कि वो फिक्स्ड रहेंगी, तीसरी जो है वो वेरी कर सकती है। इसी की वजह से हमको डीजनरेसी देखने को मिलती है अमाइनो एसिड्स में। डीजनरेसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक अमाइनो एसिड को दो से ज्यादा या एक से ज्यादा जो है जेनेटिक कोड कोड कर सकते हैं, ज्यादा कोडोन जो है वो कोड कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और जो पहले मैंने समझाया उसके ऊपर हम जरूर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय। और जहां भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, दिल खोल के करिए, वीडियो को भी दिल खोल के लाइक और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।